इस वक्त सैलाना में हूँ और हमारे साथ में मौजूद हैं विधायक श्री कमलेश्वर डोडियार जी। कई चुनाव के बाद से इन्होंने सिर्फ सैलाना विधानसभा के नहीं, रतलाम, अलीराजपुर, झाबुआ, इंदौर, इवन पूरे मध्य प्रदेश के जो मुद्दे थे कई समय से दबे हुए थे, ऐसे मुद्दों को आपने भोपाल में रह करके यहाँ धरातल पे घूम करके जहाँ जहाँ आपको लगे कि ये मुद्दे जो है कई समय से पड़े हुए थे, दबे हुए थे, उन सारे मुद्दों को आपने पत्र के माध्यम से उजागर किया। मीडिया में वो कई सारी ऐसे जो आपकी मांगे हैं वो चली। आपने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, आपने प्रधानमंत्री जी को लिखा। तो सबसे पहले जो अभी कई चर्चाओं में एक मुद्दा है कि भोपाल के अंदर जो विधायक हैं, सांसद हैं, इनके जो बंगले आवंटित हो रखे हैं, ये मुद्दा आपके कैसे संज्ञान में है और ये क्या है, वाकया क्या है वो? देखिए, मैं विधायक हूँ और सरकार की कोई योजना बनती है या कोई नीति बनती है, कोई नियम बनता है, कानून क्यों ना बनता हो, इन सब चीज़ों से हम लोग अपडेट रहते हैं। मुझे जैसे ही पता चला तो फिर मैंने इस पर आपत्ति लगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वहाँ भी मैंने अपनी आपत्ति लगाई, उनको शिकायत की मैंने मध्य प्रदेश सरकार की। क्या भोपाल राजधानी है, राज्य की कैपिटल है, उसके पास में आप 30,000 के करीब पेड़ों को काट करके और बंगले बनाना चाहते हैं, बंगले बना के उन विधायकों और मंत्रियों को देना चाहते हैं जिन्हें अपने अपने क्षेत्र में रह करके काम करना होता है। वैसे तो भोपाल में है ऐसी व्यवस्थाएं बनी हुई, फ्लैट्स दे रखे हैं भोपाल में हर विधायक को, लेकिन बड़े बड़े बंगले बना करके विधायकों और मंत्रियों को और अफसरों को देने के लिए ये प्लान बन रही थी। तो इसकी हमने आपत्ति ली, शिकायत की इसको रुकवाने के लिए। और हमारी जो मांग थी, हमारे जो एक्शन था, उस पर सरकार ने अपने जो नियम, वो योजना थी पेड़ काटने वाली, बंगले बनाने वाली, उसको निरस्त कर दिया। ये हमारी बड़ी जीत है। दूसरा एक और मुद्दा आपके द्वारा उठाया गया कि कई समय से रतलाम में आदिवासियों के लिए एक कोई विश्रांति गृह बना हुआ, तो वो करोड़ों रुपए का था। उसको आपने आपके एप्लीकेशन में लिखा हुआ कि भूमाफियाओं के द्वारा उसको हड़प लिया गया। ये क्या? रतलाम में अंग्रेज जमाने के पहले से ही भील विश्रांति करके एक जगह है, धर्मशाला। हजारों सदियों सालों से वहाँ पे जो है आदिवासी लोगों का आना, रुकना, ठहरना, विश्राम करना, जो हाट बाजार करने, सैलाना, सरवन, शिवगढ़, रावटी, बाजना, जहाँ जो लोग जाते थे हाट बाजार करने, मजदूरी करने, उनके विश्राम के लिए, रुकने के लिए व्यवस्था थी। तो उसको कुछ भूमाफिया जो लोग होते हैं, जिनकी गलत नीयत होती है, उन लोगों ने उसको हड़प लिया था और फिर फर्जी कागज तैयार करके, दस्तावेज तैयार करके, और वो जमीन जो है वो आदिवासियों की जमीन अपने नाम करने की साजिशें पहले भी हुई है, अभी भी चल रही है। लेकिन अब मैं चूंकि विधायक हूँ, मेरी जिम्मेवारी है आदिवासी लोगों का हक, चाहे वो मेरी विधानसभा क्षेत्र में हो, चाहे रतलाम जिला मुख्यालय पे हो, चाहे मध्य प्रदेश के किसी और जिले में हो, चाहे भारत में किसी भी कोने में हो, अगर आदिवासियों के साथ अन्याय होता है वहाँ पर मैं लड़ूंगा। तो उसकी क्या सिचुएशन रही, जैसे आपने एक्शन लिया उसके बाद? 50,000 स्क्वायर फीट जमीन है। अब रतलाम जिला मुख्यालय है, महानगर है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 स्क्वायर फीट की क्या रेट होते होंगे। और हमारी आदिवासी समाज से कुछ 8-10 लोग हैं, रतलाम में बैठते हैं वो, और इस प्रकार की हरकतें करते हैं। भूमाफियाओं के साथ उन्होंने सौदा किया है। भूमाफियाओं के साथ सौदा करने वाला जो लोग हैं, कथित समाज सेवक, वो भले अपने समाज से, आदिवासी समाज मेरी कौम से हैं, 2 करोड़ 11 लाख के आसपास का उन्होंने उसको सौदा करके और पैसा लेके कहीं और जमीन खरीद के और धर्मशाला बनाने की कोशिश चल रही है उनकी। मेरी मांग ये है कि सदियों, करीब 500 साल से ज़्यादा का पुराना है, वो आदिवासी का है और हम वही लेकर रहेंगे। और ये जो भूमाफिया लोग हैं, फर्जी दस्तावेज तैयार करके और आदिवासियों की ज़मीन हड़पते हैं, और इस प्रकार के जो आदिवासी समाज के जो गलत नियत के जो लोग होते हैं, ज़मीनों का सौदा करते हैं आदिवासियों की सामुदायिक प्रॉपर्टी का, उनके अगेंस्ट में भी मैंने शिकायत डाली है और मैं लड़ता रहूँगा। एक मुद्दा आपने संविदा शिक्षकों के लिए उठाया। संविदा शिक्षक वास्तव में ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, क्योंकि बेरोजगारी हर जगह पर बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर है। वो क्या मुद्दा है और क्या मांगे हैं संविदा शिक्षकों के लिए आपकी तरफ से? संविधान में जो वेतन है, वेतन का कुछ % काट करके और वेतन दे रहे हैं। मेरी ये मांग है कि संविदा शिक्षकों का जो अपना हक का पैसा बनता है, 100% उनका जो वेतन बनता है, 100% पूरा का पूरा दिया जाए। ये मेरी मांग है उसमें। और भर्ती के लिए मैं लगातार पिछले 5-6 महीने से मैं स्ट्रगल में हूँ। जहाँ जहाँ बैकलॉग की पद हैं ST SC के, वो सारे भरे जाए। करीब 2 लाख से ज़्यादा मध्य प्रदेश में सरकारी विभागों में रिक्तियाँ हैं। इनकी भर्ती के लिए मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ।
और दूसरा समय समय पर जैसे रिटायर होते हैं एम्प्लॉइज कर्मचारी, वहाँ पर भी भर्तियाँ होना चाहिए। तो रिक्रूटमेंट के लिए मैं इसलिए लड़ रहा हूँ कि एक तो गवर्नेंस जो होता है प्रशासन वो ठीक से हो सके राज्य में, और दूसरा बेरोजगार बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं पढ़े लिख करके बेरोजगार हैं, कुछ काम धाम नहीं, काम धंधे नहीं हैं, तो वैकेंसीज में फिलअप होना ही चाहिए। अच्छा, ये मेरी संविदा शिक्षकों के अलावा बेरोजगारी मिटाने के लिए आपने जैसे चुनावी टाइम में भी आपने बोला लोगों से, और कुछ मंडी वगैरह ऐसे कुछ आप मतलब ये माइक्रो जो इंडस्ट्रीज उसके लिए भी आपने कुछ बोला था, तो उसके लिए क्या योजना है आपकी तरफ से? पहला तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको सेटल करने के लिए सरकारी नौकरी है, वहाँ पर हम सरकारी भर्तियाँ कराने के लिए काम करेंगे, कर रहे हैं। और दूसरा प्राइवेट सेक्टर में भी मैं अपने स्तर पर एक अपने इलाके के लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को एक्टिव करके, और जो टेक्निकल कोर्सेज होते हैं जैसे इंग्लिश हुआ, स्पोकन का, कंप्यूटर हुआ है, ITI हुआ, इस टाइप का कंप्लीट करके प्राइवेट सेक्टर में भी मेरे क्षेत्र के लोग जाए, चाहे वो स्टेट के बाहर क्यों ना हो, उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। दूसरा, यहाँ की खेती बाड़ी ठीक करने के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। सिंचाई के लिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी तो खेती बाड़ी लोग ठीक से करेंगे तो बेरोजगार नहीं रहेंगे, इधर उधर भटकेंगे नहीं, पलायन पे मजदूरी करने बाहर ना जाएंगे। तो मैं इसके ऊपर भी काम। इपका फैक्ट्री वाला जो मुद्दा था, आपसे हमारी बात हुई थी, हमने वीडियो भी उसको सर्कुलेट किया था। इपका फैक्ट्री वाला मुद्दा आपके संज्ञान में कैसा है और आपने उनके खिलाफ भी एक्शन लिया? दरअसल पूरे मध्य प्रदेश में ठेका प्रथा जो होती है, ठेके पर मजदूरों को लेके काम कराने वाला जो प्रथा है, इसमें आउटसोर्स भी शामिल है। इलेक्शन जब लोकसभा के चुनाव हुए थे अभी रिसेंटली, उसके जस्ट पहले मजदूरों की वेतन वृद्धि की थी लेबर डिपार्टमेंट में, श्रम विभाग ने। और जैसे ही चुनाव खत्म हुए, रिजल्ट आया, और अचानक से जो है मजदूरों की जो दैनिक मजदूरी होती है वो कम कर दी गई, रेट दर। ये पूरे मध्य प्रदेश का इश्यू है, इस पर भी मैं लड़ रहा हूँ। और रतलाम में मध्य प्रदेश की बड़ी कंपनी है, दवा बनाने वाली कंपनी इपका लेबोरेटरीज, हजारों लोग वहाँ पे काम करते हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र के भी वहाँ नौजवान जाते हैं, कोई लेबर में है, कोई सिक्योरिटी गार्ड में है, और कोई टेक्निकल जॉब में है, कोई केमिस्ट के पोस्ट पे इस टाइप से जॉब पर है। दूसरे जिले के अन्य जगह से भी है, अन्य राज्यों से भी वहाँ जॉब कर रहे हैं। मुझे पता चला कि वहाँ उनको सताया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। खाने पीने की जो अंदर कैंटीन वगैरह होता है वहाँ खाना ठीक नहीं है, गुणवत्ता विहीन है, सड़ा गला खाना दिया जाता है। मजदूर वहाँ अंदर एंटर होते हैं तो परेशान करते हैं सिक्योरिटी गार्ड लोग, जो प्रबंधन है मैनेजमेंट कंपनी का वो उन्हें परेशान करता है, लेट छोड़ता है, उनको काम ज़्यादा करवाता है, मजदूरी उनको देता नहीं, पैसा काट लिया जाता है, छुट्टी तक नहीं मिलता है। ऐसी तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, तो इसको लेकर के और मैं स्ट्रगल पे हूँ। तो उसका जैसा आपने एक्शन लिया, उसका कुछ परिणाम आया आपको? हम जांच के लिए टीम गठित हुई है, लेबर डिपार्टमेंट, मजदूर जो है वो उन सभी की प्रॉब्लम्स को सुनेंगे और इसके ऊपर एक्शन होगा। नहीं अगर जैसे डिले होता है तो? डिले होता है तो मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, आई एम लॉयर, मैं कानून जानता हूँ। सताने वाले, शोषण करने वाली कंपनीज, फैक्ट्रीज, इन सब के खिलाफ लड़ने का आइडियाज मेरे पास में है, मैं उन्हें घसीटूंगा। एक मैंने पहले भी जीतने के बाद भी अपन मिला, उसमें इंटरव्यू में आपने कहा, अभी कुछ दिन पहले एक और आपने लेटर कलेक्टर साहब को भी लिखा, CM साहब को भी लिखा, सबको लिखा, शराबबंदी को लेकर के सैलाना विधानसभा क्षेत्र में अंग्रेजी शराब के जो ठेके हैं इनको बंद करवाने के लिए आपने पहले भी बोला और अभी भी आपने लेटर लिखा। ये समस्या क्या है और इसको कैसे बंद कर सकते हैं? ये जो शराब माफिया लोग होते हैं, ये गांव-गांव में जाकर के लोगों को डरा धमका करके और उनसे दुकान शुरू करवाते हैं, उनसे पैसा भी लेते हैं एक अवैध तरीके से। डायरी मतलब लाइसेंस, जबकि ये लाइसेंस नहीं है, अवैध तरीका है ये। और मेरी विधानसभा क्षेत्र के तमाम प्रकार के गाँवों में अवैध शराब की दुकानें खोल रखी है। 373 की हमने सूची बनाई है और वह सूची संबंधित विभाग, अलग-अलग विभागों में अलग-अलग अफसरों और जिम्मेवारों के पास पहुंचा दी है। उसकी 373 इसी विधानसभा की? हाँ, मेरी विधानसभा क्षेत्र में 373 हर गांव के अंदर में शराब की चल रही है, उसकी हमने कंप्लेंट डाली है और इसकी जांच पड़ताल भी चल रही है। तो सिर्फ अंग्रेजी शराब या देशी शराब? नहीं, मैं तो देसी वेसी सबके खिलाफ में हूँ। शराब तो शराब भी होती है, अंग्रेजी भी बंद होना चाहिए, देसी भी बंद होना चाहिए। और जिनको ऐसा बताते हैं कि जैसे ये विभाग लाइसेंस अलॉटमेंट करता है और सब जगह, तो उनके लिए क्या होगा फिर?
असल में मेरी विधानसभा क्षेत्र में 4-5 जगह पे 6 जगह पे है, तो अब 6 जगह चला सकते हैं, हमको इसमें भी आपत्ति है। मेरा अनुसूचित आदिवासी इलाका है, यहाँ शराब की दुकानें संचालन करने से सरकार के पास राजस्व पैसा जाता होगा जरूर, मगर मेरा जो समाज है, मेरे इलाके के जो लोग हैं, वो आर्थिक रूप से बहुत नुकसान होता है, सामाजिक रूप से बहुत बुरा असर पड़ता है। हर गली में, हर गांव में दुकान खुलती है तो बहुत नुकसान हो रहा है। इस वजह से मैं जो लाइसेंस वाले ठेके उनके भी खिलाफ हूँ, अवैध तरीके से जो दुकानें चल रही हैं इनके भी खिलाफ हूँ, और देसी महुए के दारू निकाले जाते हैं उसके भी खिलाफ। अच्छा, एक जैसे ही आपने बताया कि आदिवासी क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र में पैसा एक्ट जो है उसको लागू कर दिया था सरकार ने, तो उसका क्या ग्राम पंचायत स्तर पे या फिर इस क्षेत्र में इम्प्लीमेंट हो रहा है उसका? अभी उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, इसको अतिक्रमित किया जा रहा है, उल्लंघन हो रहा है। उल्लंघन करने वाले गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज ऑफिसर्स हैं जिनको इस कानून को लागू करने की जिम्मेवारी दी गई है, वही इसको उल्लंघन कर रहे हैं। मैं इसको लेकर के और अपने तरीके से लड़ रहा हूँ, इन्हें भी कानूनी तरीके से घसीट लगना चाहिए आपकी क्या है इच्छा, क्या है कि पैसा एक्ट जो है अनुसूचित क्षेत्र में लागू होना चाहिए? वो बनाया ही इसलिए है, अनुसूचित क्षेत्र में लागू ही करने के लिए तो लागू होना चाहिए। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, उसमें आदिवासी इलाके की समस्याओं का समाधान उस अधिनियम के जरिए होती है। और एन एग्जाम्पल, आपका नाम है एक्स, आपके गांव का नाम है वाई, तो एक्स की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उस वाई नाम के गांव से ही होना चाहिए। चाहे वो आर्थिक समस्या हो, राजनीतिक समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो गांव की समस्या का समाधान गांव के स्तर पे ही हो। रेवेन्यू भी गांव में जनरेट करने का है। गांव के लोग अगर गरीब हैं, रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते हैं, तो 5वीं अनुसूची का 275 का प्रावधान है, उसमें नरेगा जो कानून है 2006 में जो बना है, उसके तहत बजट आता है, उसमें एम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोजगार भी देना है और आधारभूत संरचना भी खड़ी करना होता है, सड़क, पुल, बांध, कुएं, तो पैसा तो होता आने का है ही इसमें। और तो ये गांव की समस्याओं का समाधान गांव में करना है। पुलिस और पटवारी आदिवासी इलाके में लोगों को बहुत परेशान करते हैं, इसका भी समाधान गांव के लोगों को ही मिलकर के बैठ करके और निकालने का है। ग्राम सभा मतलब बड़े बुजुर्ग लोग बैठेंगे, सभी परिवारों से वहां पर बड़े बुजुर्ग उम्रदराज लोग बैठेंगे और समस्या का समाधान निकालेंगे। चाहे जमीन का विवाद हो, चाहे लड़ाई झगड़ा हो, चाहे किसी और प्रकार का हो, गाँव पे हो, तो यहाँ अचानक से पुलिस वाले झूठे मुकदमे, पैसा वैसे इधर उधर से ले दे के और एक पक्षपात करके और झूठे मुकदमे दर्ज करके और उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जा रहा है, जेलों में डाल दिया जाता है, ऐसा हो रहा है। इसके अगेंस्ट में मैं लड़ रहा हूँ, जुल्म के खिलाफ। रावटी क्षेत्र में कॉलेज के लिए आपने 3 दिन पहले एक और पत्र लिखा सीएम को और इनको सबको, शिक्षा मंत्री जी को भी लिखा, सबको आपने लिखा, तो रावटी क्षेत्र में कॉलेज चल रहा है ऐसा कुछ हमने जानकारी कि चल रहा है, तो क्या समस्या वहाँ पे कॉलेज के लिए आपने जो लिखा उसमें समस्याएं क्या? सरकार, प्रदेश की सरकार ने पिछले कुछ सालों के दौरान मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बहुत सारे कॉलेजेस शुरू किए हैं, शुरू तो कर दिए, मगर वहाँ पर प्रोफेसर्स, टीचर्स नहीं हैं, परमानेंट टीचर्स तो ना के बराबर हैं। गेस्ट फैकल्टी, टेम्परेरी टीचर्स की नियुक्ति करके और पढ़ाने का काम किया जा रहा है। और बहुत सारी जगह पे पूरे मध्य प्रदेश की बात करूँ तो बिल्डिंग्स नहीं है। मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर में रावटी आप जो बता रहे हैं, वहाँ पर एक सरकारी पुराना स्कूल है जो जर्जर हो चुका है, जिसमें इसका यूज़ करने लायक नहीं है, कैन बी डिस्ट्रॉइड, उसको ध्वस्त किया जाना चाहिए। उस जर्जर में कॉलेज चल रहा है, तो उससे कभी भी गिर जाए, नुकसान हो जाए, अंदर जहरीले जानवर कब चले जाए, उसमें चला रहे हैं। उसके अंदर में देखा था वो शौचालय नहीं है, गांव की लड़कियां आती पढ़ाई करने के लिए, सोच करने के लिए कहाँ जाएगी, ऐसी स्थिति है। तो उसमें हम लोग बिल्डिंग बनाने की मैंने उसमें मांग की है, बजट में एलोकेट करो पैसा और उसके लिए अलग से बिल्डिंग बनाओ, टीचर्स की भर्ती करो। और वहाँ पर एक समस्या ये है कि आर्ट्स और कॉमर्स ये दो के फैकल्टीज भी नहीं है और दोनों स्ट्रीम्स वहाँ पर है नहीं, तो दोनों संख्या चालू करने के लिए भी मैं लड़ रहा हूँ, क्योंकि आदिवासी इलाके में ज़्यादातर आदिवासी बच्चे जो है आर्ट्स पढ़ने को प्रीफर करते हैं, कॉमर्स भी पढ़ते हैं। आर्ट्स और कॉमर्स दोनों संख्या वहाँ पर नहीं है। तो क्या चल रहा है वहाँ पे? साइंस चल रहा है, बीएससी पढ़ रहे हैं वहाँ पे। जिस बच्चे ने 11वीं और 12वीं में आर्ट्स का पढ़ाई किया है, उसको बीएससी में एडमिशन नहीं मिलता है। तो भाई जब आर्ट्स से आपने पढ़ाई किया है, आपने कॉमर्स में पढ़ाई किया है, तो आपको बीकॉम या बीए में एडमिशन लेना होगा। फिर वो पाठ्यक्रम ही नहीं है तो एडमिशन कहाँ ले पा रहे। तो हजारों की संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं वो वंचित रह रहे हैं, उसके लिए मैं लड़ रहा हूँ।
वहाँ पर हम लोग संका चालू करवाएंगे। उसके लिए अभी तो बच्चे बाहर भटक रहे हैं, रतलाम जा रहे हैं, मेरिट बेसिस पे एडमिशन होता है तो पता नहीं कौन कौन जिलों में भटकते हैं, वहाँ पर भी नहीं मिलते हैं तो फिर प्राइवेट में एग्जाम देते हैं, इंडिपेंडेंट बैठ करके परीक्षा लिखते हैं, रेगुलर नहीं पढ़ पाते हैं, क्लास नहीं कर पाते हैं, प्रोफेसर के लेक्चर्स अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो मैं उन सब के लिए लड़ रहा हूँ तो रेगुलर कोर्सेज चालू कराने के। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से कोई बाईपास है जहां से जमीन बहुत ज्यादा जा रही लोगों की, उसके लिए भी आपने पत्र लिखा, वो कहाँ का मामला, क्या मामला है वो? दरअसल वो मेरी विधानसभा का नहीं, वो अलीराजपुर जिले का है। अच्छा। मैं विधायक हूँ, मेरे पास तमाम पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों से समस्याएं उठाने के लिए संपर्क होता है, लोग करते हैं। मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों के भी लोग संपर्क करते हैं, चूँकि मैं थोड़ा कानूनी तरीके से समाधान करना जानता हूँ, सरकार से लड़ना झगड़ना जानता हूँ, इसलिए लोग अपेक्षा लेकर के आते हैं, अन्य राज्यों से भी आते हैं। वो जो आप कह रहे हैं नितिन गडकरी जी वाला, वो अलीराजपुर जिले का भावरा इलाका है, जहाँ पर उसको 2 लेन किया जा रहा है, सिंगल से 2 लेन किया जा रहा है, उसमें ज़मीनें जाती हैं लोगों की। और जो लोग जिसकी निजी ज़मीन है, उसके पुरखे 500-1000 साल से खेती बाड़ी करते आ रहे हैं, उसकी ज़मीन पर आप लोग सड़क निकालोगे तो स्वाभाविक है नाराज़गी होगी, गुस्सा होगा और लोगों का ज़मीन चला जाएगा। किसके पास है बहुत कम ज़मीन है, वही ज़मीन उस सड़क में चली जाएगी तो उसकी ज़िंदगी का क्या होगा। तो वहाँ बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ प्रभावित होगी। मुझे ये जानकारी मिली, इसलिए मैंने भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं, सड़क राजमार्ग मंत्री, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, इनको मैंने चिट्ठी लिखी, कहा है इसको आप तुरंत निरस्त करवाइए, बहुत लोगों की ज़िंदगियाँ खराब होगी। आप बाईपास ये बड़ा 2 लेन करने के चक्कर में लोगों की आप ज़मीन ना लें। अच्छा। एक जैसे ये तो है बड़े स्तर का मामला, लेटर वगैरह भी टीवियों में, अखबारों में, डिजिटल मीडिया में छप रहा, सब लोग देख रहे हैं। धरातल स्तर पर जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके लिए भी आप काम कर रहे हैं? ये मेरी ड्यूटी है, मुझे सभी के लिए काम करना होता है। काम करेंगे तो आपको वो दिखेगा सही, इसलिए हम लोग ज़मीन पर काम करते हैं।